बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली। आज जो बेटा हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 का हमारे पास टॉपिक है, जिसमें सबसे पहली जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कोलिजन और उसकी टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। अब कोलिजन को जनरल मीनिंग में हम देखें तो जनरल मीनिंग में कोलिजन के बारे में हम कहते हैं ये होता है टकराव। टकराव मतलब दो बॉडीज का एक दूसरे के करीब आना और इंटरेक्ट करना, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम ये देखें तो हम प्रॉपर डेफिनेशन ये कहते हैं द फिनोमेना इन विच टू बॉडीज कम क्लोज इनफ, द फिनोमेना इन विच टू बॉडीज कम क्लोज इनफ सो दैट सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन देम। तो टू और मोर बॉडीज व्हेन कम क्लोज इनफ, दो या दो से ज्यादा बॉडीज जब करीब आती हैं, इतना करीब आती हैं दैट दे इंटरेक्ट फिजिकली, एक दूसरे के साथ वो फिजिकली इंटरेक्शन करती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, तो वो फिनोमेना आपका क्या कहलाता है? कोलिजन कहलाता है। कोलिजन की मेनली बच्चों दो टाइप्स हैं, वन इज इलास्टिक कोलिजन एंड अदर इज इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बेसिकली आपके पास ये वो कोलिजन है जिसको हम कह सकते हैं इट्स एन आइडियल केस। ये कौन सा केस है? आइडियल इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक बेसिकली रियल केस है जो हमारे इर्द गिर्द रोनुमा हो रहा होता है, जो हमारे इर्द गिर्द केसेस मौजूद होते हैं। इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो हम कहते हैं द कोलिजन इन विच बोथ टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम और टोटल एनर्जी दोनों कंजर्व रहें, ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। एग्जाम्पल देखें तो आपको पता है आइडियल गैस आपने पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे होते हैं तो उनकी जो कोलिजन होती है दैट इज इलास्टिक कोलिजन। दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर मैं एक हार्ड बॉल को थ्रो करता हूं और मार्बल फ्लोर के साथ वो टकराती है, तो वो हार्ड बॉल मार्बल फ्लोर से टकराने के बाद अप्रोक्सीमेटली अपनी इनिशियल हाइट पर आ जाती है, तो हम कहते हैं टोटल एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहे? कंजर्व रहे। इन इलास्टिक कोलिजन मैंने आपको पहले बताया इट्स रियल केस। तो ऐसी कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। Such collision in which total momentum and total energy remains conserved but kinetic energy does not remain conserved। बेसिकली इन दोनों में अगर मेन डिफरेंस की मैं बात करूं ना तो इलास्टिक कोलिजन में आपके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ठीक होगी बात? इसकी एग्जांपल लें तो जब दो बॉडीज टकराती हैं तो जब दो बॉडीज टकराएंगी तो फिर उनके दरमियान जो एनर्जी होगी वो कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगी। दूसरी बात, और वो काइनेटिक बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूं एनर्जी की, तो वो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई वो किधर चली गई? वो एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यानी मैं आपको ये बेटा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही और टोटल एनर्जी कंजर्व है तो फिर ये कैसे हुआ? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इसलिए नहीं रही क्योंकि वो दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई। जब हमने तमाम फॉर्म्स को ऐड किया तो टोटल एनर्जी क्या रही? कंजर्व रही। अब वो कौन सी फॉर्म है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई? तो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट एंड साउंड। जब आपने बॉल को फेंका, वो दीवार से टकराई तो हीट प्रोड्यूस हुई, जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो हीट प्रोड्यूस हुई, साउंड प्रोड्यूस हुई, और जब वो एयर के थ्रू मूव कर रही थी तो एयर के अगेंस्ट फ्रिक्शन की वजह से भी कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो मेनली अगर आपसे पूछ लिया जाए डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, तो आप लिखेंगे ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहे, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व ना हो लेकिन मोमेंटम कंजर्व हो, दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। इट्स एन आइडियल केस एंड इनइलास्टिक कोलिजन इज रियल केस। लास्ट पे आपको यही बताया गया है तमाम कोलिजन्स में टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन सिर्फ इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम इसके 2 हिस्से देखने वाले हैं, जो तीसरा हिस्सा है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टॉपिक हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अभी हमने इलास्टिक कोलिजन की बात की तो हमने कहा था ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हों। अब वन डायमेंशन का क्या मतलब है? वन डायमेंशन का मतलब है सिंगल डायरेक्शन, यानी ऐसी इलास्टिक कोलिजन जिसमें कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज ना हो, ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं वन डायमेंशन कोलिजन। तो द टू बॉडीज कोलिजन इन विच मोशन ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज अकर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद में लाइन स्ट्रेट है यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई,
तो ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सच कोलिजन इन विच बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन ऑफ द बॉडीज इज रिमेन सेम या इज सिंगल, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इलास्टिक कोलिजन है तो इस कोलिजन में हमने अभी पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी और मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो इसका मतलब इसी कोलिजन में दो लॉज एप्लीकेबल हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि दोनों जो कंजर्व हैं। आते हैं जी एक्सप्लेनेशन की तरफ। हम कंसिडर करते हैं दो बॉल हैं, एक बॉल का मास m1 है, वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रही है, दूसरी बॉल का मास m2 है, वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रही है। ये बिफोर कोलिजन है। ये स्मूथ नॉन रोटेटिंग हार्ड रिजिड बॉल्स हैं। v1 की वेलोसिटी v2 से ज्यादा है, तभी v1 v2 के करीब आएगी। दोनों का आपस में फिजिकल इंटरेक्शन होगा, जैसे कल हमने देखा था, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। अब ये एक सिंगल लाइन में मूव कर रही थी, दोनों टकराई, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई। फोर्स के बाद क्या हो गई, दोनों फिर से अलहदा हो गई। m1 मूव करना शुरू हो गई वेलोसिटी v1 प्राइम के साथ और m2 मूव करना शुरू हो गई वेलोसिटी v2 प्राइम के साथ। और लाइन आप देख रहे हैं सेम वही है जिस डायरेक्शन में पहले मूव कर रही थी। आफ्टर कोलिजन भी उनकी वही डायरेक्शन है। ये सिचुएशन बिफोर कोलिजन वेलोसिटी v1 एंड v2 और आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम एंड v2 प्राइम है। क्लियर है की बात। अब जैसे मैंने अभी कहा ये इलास्टिक कोलिजन है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर दोनों एप्लीकेबल हैं। तो वन बाय वन दोनों लॉज को हम अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा, यानी इनिशियल मोमेंटम यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमारे सिस्टम में कितनी बॉल्स हैं, दो बॉल्स हैं। कोलिजन से पहले का मोमेंटम क्या होगा, पहली बॉल का मोमेंटम प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम। तो पहली बॉल का मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 और दूसरी बॉल का मोमेंटम m2 v2। तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 और आफ्टर कोलिजन क्योंकि वेलोसिटीज चेंज हो गई तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, पहली बॉल का m1 v1 प्राइम और दूसरी बॉल का m2 v2 प्राइम। तो m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको हम ए का नाम दे सकते हैं क्योंकि इसको हम अभी आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ये इक्वेशन हम बाद में भी यूज करेंगे। नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं, हमने नेक्स्ट क्या किया, ये जो प्राइम के बगैर वैल्यूज हैं उनको लेफ्ट साइड पे ले लिया, यानी m1 v1 ऑलरेडी मौजूद है। इस वन वाली टर्म्स को हमने अलहदा ले लिया, वन वाली टर्म्स को हमने अलहदा ले लिया। जैसे ये m1 v1 यहां पर मौजूद है तो ये एज इट इज आ गई। ये m1 v1 यहां पर मौजूद था, इसे मैं दूसरी साइड पे ले गया तो ये बन गया m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम। वन वाली टर्म्स को मैंने अलहदा कर लिया और टू वाली टर्म्स को अलहदा ऑन दिस साइड राइट साइड कर लिया। तो यहाँ m2 v2 प्राइम पहले था, ये यहां से मूव करके इधर गया तो ये आ गया m2 v2 माइनस साइन के साथ। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वन वाली टर्म्स को हमने अलहदा किया, टू वाली टर्म्स को अलहदा कर लिया। वन वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम, टू वाली टर्म्स ऑन राइट साइड m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। यहां पर कॉमन क्या ले सकते हैं, m1 तो ब्रैकेट में रह गया v1 माइनस v1 प्राइम और यहां पर m2 कॉमन लिया तो m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। नेक्स्ट मैंने ये भी कहा था कि ये आपके पास इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो दोनों बॉल्स की फिर से काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करेंगे, पहली बॉल प्लस दूसरी बॉल की बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, तो वो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है हाफ mv स्क्वायर। तो पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी 1/2, मास है m1, वेलोसिटी है v1 तो हाफ m1 v1 स्क्वायर। दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। कोलिजन के बाद वेलोसिटीज चेंज हो गई, तो पहली बॉल की वेलोसिटी है v1 प्राइम और दूसरी की है v2 प्राइम, तो काइनेटिक एनर्जी भी सिमिलरली चेंज हो गई, हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। कॉमन लिया 1/2, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी 1/2 से कैंसिल, क्या बचा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। अब जैसे यहां पर हमने किया था, वन वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले लिया अलहदा, टू वाली टर्म्स को अलहदा कर लिया, यहां पर भी हमने वही किया, m1 v1 स्क्वायर और यहां पर मौजूद थी वन वाली टर्म जो इधर आके माइनस हो गई, माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर
और ये वाली टर्म इधर शिफ्ट हुई तो माइनस m2v2 प्राइम m2v2 स्क्वायर। तो यहां से m1 कॉमन लिया तो m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, और यहां से हम m2 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ गया v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब यहां पर देखें, ये एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पर भी हमारे पास ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल है। तो v1 प्राइम स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम। और सिमिलरली यहां पर आप देखें m2, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, ये इक्वेशन 2 आ गई। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 2। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 थी m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल टू m2 इंटू v2 प्लस v2 प्राइम इंटू v2 माइनस v2 प्राइम। ये इक्वेशन 2 मौजूद है। डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 जो ये थी, तो ये है m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। तो इस इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो m1 से m1 कैंसिल, v1 माइनस v1 प्राइम से ये कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, v2 प्राइम माइनस v2 से ये वाली टर्म कैंसिल। क्या बचा, v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल टू v2 प्लस v2 प्राइम। ये इक्वेशन बच चुकी है। तो इस इक्वेशन को भी हम इक्वेशन b का नाम दे सकते हैं। ये इक्वेशन b है मेरे पास, इसको भी मैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में यूज करने वाला हूं। पहले इक्वेशन a और इक्वेशन b को मैं सेकंड पार्ट में यूज करूंगा। अब यहां से हमने क्या किया, ये इक्वेशन जब आई हमारे पास तो हमने क्या किया, प्राइम वाली वैल्यूज अब अलहदा कर ली और अनप्राइम वाली अलहदा। ये v2 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस आ जाएगा v1 माइनस v2, और ये v1 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस बन जाएगा v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। नाउ यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, जो कि हम जिस मकसद के लिए ये सारी चीज कर रहे हैं, v1 माइनस v2 क्या है। देखें बेटा, मैंने शुरू में कहा v1 की वेलोसिटी v2 से ग्रेटर है। सपोज v1 की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और v2 की 3 मीटर पर सेकेंड है। v1 की 5 और v2 की 3, कितना वेलोसिटी डिफरेंस है, 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी जो कि v1 की ज्यादा थी, इसलिए v1 वाली बॉल v2 के पास पहुंची, m2 के पास पहुंची। तो मैं ये कह सकता हूं कि v1 माइनस v2 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी डिफरेंस है जिससे दोनों बॉल्स करीब आई एक दूसरे के। ऐसा ही है, वो वेलोसिटी डिफरेंस ना होता तो क्या करीब आती, ना आती। तो वेलोसिटी डिफरेंस है तभी वो बॉल्स करीब आई। फिर क्या हुआ, कोलाइड हुई, कोलिजन के बाद अपनी ऊपर फोर्स एक्सर्ट की, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। वेलोसिटी एक्सचेंज के बाद इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम बन गई और m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम। फिर क्या हुआ, v2 की वेलोसिटी बढ़ गई और v1 की क्या हो गई, कम हो गई। सपोज करते हैं v2 की 5 हो गई और v1 की अब 3 हो गई है, यानी m2 बॉल की अब क्या हो चुकी है 5 और m1 बॉल की अब क्या हो चुकी है 3। तो अब फिर से एक वेलोसिटी डिफरेंस बना, जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, छोड़ दिया, दोनों एक दूसरे से दूर चली गई। तो मैं कह सकता हूं v1 माइनस v2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो वेलोसिटी डिफरेंस जिसकी वजह से दोनों बॉल्स करीब आई, तो इसको मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और v2 माइनस v1 प्राइम वो वेलोसिटी डिफरेंस है जिससे दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, क्योंकि v2 की वेलोसिटी बढ़ चुकी है और v1 कब कम हो चुकी है, तो इन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया। तो v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच एंड v1 माइनस v2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यही आपने प्रूव करना था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट अगर केस देखें तो यहां से हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये वही बात बता रहा है कि बेसिकली v2 की वेलोसिटी बढ़ चुकी थी तो इसलिए माइनस साइन आ रहा है। मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर, लेकिन नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि अब जो है ना वो जो पहले v1 की ज्यादा थी अब v2 की ज्यादा हो चुकी है। तो v1 माइनस v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल relative to the second ball before collision and v1 minus v2 prime is the velocity of first ball relative to the second ball after collision. In other words, relative velocity before and after collision are same magnitude but reversed. रिवर्स का मतलब है जिसकी ज्यादा थी अब उसकी वेलोसिटी कम हो चुकी है।
So magnitude of relative velocity of approach equal to relative velocity of separation. तो relative velocity of approach किसकी इक्वल आ चुकी है? relative velocity of separation के। जिस velocity की मैग्नीट्यूड के साथ दोनों ने एक दूसरे को अप्रोच किया था, उसी के साथ दोनों ने एक दूसरे को सेपरेट कर दिया। तो ये बेटा आपका पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्वेश्चन क्या आ सकता है पहले पोर्शन में से? लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड शो दैट relative velocity of approach equal to relative velocity of separation। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अब ये तो हो गया पहला पोर्शन। अब बेटा दूसरे पोर्शन की जब हम बात करेंगे तो हमें m1 v1 पता था, m2 v2 भी पता था, लेकिन कोलिजन के बाद वेलोसिटीज में क्या चेंज आया वो हमें नहीं पता। तो कंडीशन फॉर अननोन वेलोसिटीज हम ड्राइव करेंगे फिर, यानी v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए हमारा लेक्चर यहीं पर वाइंड अप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरी तवज्जो से आपने समझना है और फिर इसको अभी नोट डाउन करके शेयर करना है कि आपने इसको कितना समझा, और कोई कंफ्यूजन है तो आपने अपनी पूछ के क्लियर करना है। अल्लाह हाफिज बेटा।